गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल। जस्ट बिकॉज ऑफ जो लोग इसको रिकॉर्डेड देख रहे होंगे बाद में, उन सब तक मेरा संदेश, ये प्यार भरा संदेश पहुंच जाए। और आज की क्लास बहुत ही दमदार और बहुत ही मजबूती के साथ होने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करूंगा, बिना समय गवाए आपके सामने पहला प्रश्न रखना चाहूंगा। तो चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर पढ़ता हूं। हमारी शिक्षा प्रणाली में गणित के उच्च स्तरीय उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्या सहायक नहीं है, ये आपको बताना। नहीं, हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें कौन सा उद्देश्य है जो उच्च स्तरीय उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक नहीं है। एक, बालक की योग्यता और तर्कशीलता एवं विश्लेषणात्मक चिंतन के लिए विकास करना, समस्या समाधान के लिए आत्मविश्वास पैदा करना, या फिर परिभाषाओं और सूत्रों को याद करना, या गणितीय उपकरणों का चुनाव करना और आवश्यकता के अनुसार उन्हें प्रयोग करना। तो इनमें से आप कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? इंग्लिश अभी साथ में है। अचीविंग हाई लेवल ऑफ मैथमेटिक्स इन आवर एजुकेशन सिस्टम, व्हाट इज नॉट हेल्पफुल फॉर डूइंग। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो उपयुक्त नहीं है? तो सर साउंड रिपीट हो रहा है? नहीं धर्मेंद्र जी, साउंड एकदम ओके है। लेट मी चेक, अगर ऐसा है तो मैं चेक कर लेता हूं। हालांकि साउंड रिपीट होने का कोई चांस नहीं बनना चाहिए, फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं। एक का सी बहुत ही खूबसूरती से आपने जवाब दिया है। ये महामैराथन क्लास होगी, इसमें कंप्लीट 30 क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा पेपर आपको कराऊंगा। तो तैयार है ना? पूरा पेपर आपके लिए होगा। तो बिल्कुल सही सवाल आपको जवाब दिया है आपने। परिभाषाओं और सूत्रों को याद करना, एनसीएफ मना करता है कि आपको परिभाषा और सूत्रों को याद नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए उचित नहीं होगा। मैं आपके कमेंट जरा देख लूं एक बार, मुझे कहां मिल रहे हैं आपके कमेंट। ओके, लेट मी सी। तो यहां पर आपको चीज समझ में आ गई। पहला आंसर बहुत ही आसान था और आपने इसको पहचान लिया। एक मिनट आपके कमेंट ले लेता हूं। चलिए, तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, तेजी से पढ़ेंगे और तेजी से समझेंगे। तो चलिए एक बार सुन लो आपकी आवाज। चलिए, तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साउंड एकदम सही है। निम्न में से कौन सा ऋजु कोण है? Which one of the following is a straight line angle या straight angle? इनमें से कौन सा ऋजु कोण है? अंग्रेजी में आप डोली कैसी है, एक बार में पहचान लेंगे, लेकिन यहां पर पहचानने में शायद आपको मुश्किल आए। तो आपको बताना है कौन सा कोण ऋजु कोण की श्रेणी में आता है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। 180 डिग्री, 0 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो अगर आपको हिंदी में समझ में ना आए तो ऋजु कोण को ही सरल कोण कहा जाता है दोस्तों। इसी को सरल कोण भी कहते हो, सरल कोण को ही स्ट्रेट लाइन एंगल कहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि अगर कोई एंगल 180 के बराबर है तो वो कौन सा? वो ऋजु कोण, सरल कोण, स्ट्रेट लाइन एंगल कहलाता है। डॉली, साउंड प्रॉब्लम नहीं हो रही है? साउंड एकदम ठीक है। अच्छा, मेरा साउंड का प्रॉब्लम है? नहीं, मैं एक मिनट सुन लेता हूं, एक मिनट रुकिएगा, वेट ए मिनट। डॉली, साउंड प्रॉब्लम नहीं हो रही है? साउंड एकदम ठीक है। अच्छा, मेरा साउंड का प्रॉब्लम। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तेजी से, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, मेरा साउंड, तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी मैं एक फिर देख लेता हूं एक बार। अभी ओके है? अभी मैंने साउंड को फिर से सही किया है निकाल करके। मे भी अभी आपका साउंड रिपीट हो रहा है। मुकेश जी एक बार प्लीज चेक करिएगा। अब तो रिपीट नहीं हो रहा, डबल साउंड आ रहा है। ओके, वेट ए मिनट, एक बार चेक करके बताएं। अभी ठीक है? अभी नहीं सही, अब सही होना चाहिए। ओके ओके, गुड। तो 0 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती होती हैं, ओवरलैप होती हैं, उसको बोलते हैं 0 डिग्री का कोण। और अगर हम बात करते हैं 270 डिग्री की वृत्त कोण यानी रिफ्लेक्सिव एंगल, और 360 को कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण के नाम से जाना जाता। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर पहला, बी ऑप्शन जो लिखा है। एक और सवाल, रीना कुछ चतुर्भुजों में से एक आयत का चुनाव करती है। बहुत ही अच्छा खूबसूरत सवाल आपकी स्क्रीन पर। रीना कुछ चतुर्भुजों में से एक चतुर्भुज का चुनाव करती है और कहती है उसके द्वारा चुनी गई आकृति एक आयत है, क्योंकि इसमें 4 समकोण हैं। वह यह भी बताती है कि किसी वर्ग आयत क्यों होते हैं और सभी आयत वर्ग क्यों नहीं होते। लेकिन सभी आयत वर्ग क्यों नहीं होते, वह वॉन हेले के ज्यामिति स्तर के अनुसार किस स्तर पर है। तो देखूंगा जवाब क्या मिलेगा आपका। स्तर 2 पर अनौपचारिक अनुमान, स्तर 3 पर औपचारिक अनुमान, स्तर 0 कल्पना यानी विजुअलाइजेशन, या स्तर 1 दैट इज विश्लेषण। तो यहां पर इसको इंग्लिश में भी बता देते हैं, इसको एनालिसिस, दिस इज विजुअलाइजेशन, दैट इज फॉर्मल डिडक्शन, इनफॉर्मल डिडक्शन। तो वह किस क्षेत्र पर है? वॉन हेले के। तो देखूंगा जवाब क्या मिलेंगे आप लोगों के।
और यहां पर जवाब मिलने लगे हैं 3 का ए, कोई कह रहा बी। औपचारिक अनुमान, रे 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 रे, ऐसा नहीं कहते, ये तो गलत बात है। बी तो कभी भी नहीं होगा। औपचारिक अनुमान में तो आपको शायद पता ही नहीं है क्या होता है। बहुत बढ़िया, ये ऑप्शन है ए, स्तर, अनौपचारिक अनुमान। अनौपचारिक अनुमान, क्योंकि जानते हैं ना अनौपचारिक अनुमान क्यों? क्योंकि अनौपचारिक अनुमान लेवल 1 है, लेकर लेवल नंबर 2 होता है, जिसमें बच्चा आकृति की डीप प्रॉपर्टीज को समझने लग जाता है और कहता है कि भाई मुझे बताओ ये ऐसा ही क्यों है। बात समझ में आ गई? डी नहीं, विश्लेषण नहीं। विश्लेषण देखो, अगर वो आयत का चुनाव करती तो वो होती किस पर? कल्पना शक्ति पर। उसने यह कहती उसके द्वारा चुनी गई आकृतियों एक आयत है, क्योंकि इसमें समचार समकोण है, तो समकोण का मतलब क्या होगा? वो पहुंच गई एनालिसिस पर। और जब उसने कहा कि वो आयत है और वर्ग क्यों नहीं, तो वो पहुंच गए अनौपचारिक अनुमान पर। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा। एक और सवाल, यदि किसी घन की एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ओ ओ ओ, बहुत ही आसान सवाल। पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में आपसे बात हो रही है, तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। देखो, सभी जानते हैं घन की अगर मैं बात करूं, ये होता है घन, इधर बना देता हूं, दैट इज क्यूब। और क्यूब का अगर हम पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरह से होता है, जिसको आप 6a² बोलते हैं। और यहां पर 6 और यहां पर a कितना है? 4 का स्क्वायर, तो 6 गुणा 4 चौक 16 और 16 से कम 96, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान सवाल था, एक बार में कर सकते थे। 4 का बी। बहुत बढ़िया, खूबसूरत जवाब डोली, वेरी गुड। सभी लोगों से चाहूंगा मैं, शेयर करो भाई सेशन को, जल्दी से लाइक करो। लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? लाइक करो, दोस्तों को बुलाओ, जल्दी से आगे बढ़ो और पढ़ो। और इतने आसान सवाल इतने मजबूत तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, तो भाई लाइक तो बनता है ना। चलो, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया गणित पढ़ने वाले छात्रों में भय और चिंता पैदा करने के लिए जिम्मेदार है? 1, कल्पना एवं निरूपण, गणितीय संप्रेषण, मात्राओं का अनुमान या महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करना। इनमें से कौन सा है जो गणित पढ़ने वाले छात्रों में डर पैदा करता है? अरे गणित आ गया, ऐसे बहुत लोग डरते हैं, तो अरे वो गणित जो आ गया है उसमें कौन सा प्रॉब्लम है? कौन डराता है आपको? तो आप कहेंगे डराने वाला तो भैया क्या है कि आप महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करके जाते हो, क्योंकि महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करना ही सबसे ज्यादा खतरनाक काम है। क्योंकि जो चीज आप याद करते हो ना, जो चीज आप अर्न करते हो वो अच्छी बात है, लेकिन जो चीज आप रट्टा मारते हो ना, वो 4 दिन बाद भूल जाते हो, और भूलने के बाद क्या होता है? फिर आपको याद आने में दिक्कत होती है, फिर वो डर का कारण बनती हैं। इसलिए सही जवाब डी। एक और सवाल, 450 डिग्री में समकोणों में कितने बराबर हैं? 450 डिग्री इज इक्वल टू राइट एंगल्स। कितने 450 डिग्री में कितने समकोण होते हैं? 450 डिग्री में कितने समकोणों की संख्या है, ये आपको बताना। बड़ा ही आसान सवाल है। तो देखते हैं कितने समकोणों की संख्या आप बताते हैं 450 डिग्री में। और यहां पर जवाब मिलने लगे हैं 6। देखो, आप सभी जानते हैं कि भैया एक समकोण में 90 डिग्री होते हैं, तो इतने सारे डिग्री में कितने होंगे? 90 का डिवाइड तो कर रहा था, 9 पंजे 45, तो राइट ऑप्शन आ गया डी। कोई प्रॉब्लम? तेजी से पढ़ना है, तेजी से, क्योंकि महामैराथन क्लास है, तो यहां पर मैं तेजी से सॉल्व कराऊंगा, तेजी से क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे, तभी इसमें दमखम है, तभी इसमें मजेदारी है, तभी इसमें जिम्मेदारी है, और आप तभी इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, एक गणित की कक्षा में संप्रेषण का संबंध निम्न में से किस योग्यता से के विकास से है? 1, कक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को तुरंत उत्तर देना, गणित की समस्याओं के बारे में दूसरों के विचारों का विरोध करना, गणितीय चिंतन को व्यवस्थित करना, सुदृढ़ बनाना और व्यक्त करना, दंड आरेख को देखकर आंकड़ों की व्याख्या करना। इनमें से आपको बताना है कि गणित की कक्षा में जो मैथमेटिक कम्युनिकेशन है उसमें कौन सी योग्यता के विकास में यूजफुल है। कक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के तुरंत उत्तर देना, गणित की समस्याओं के बारे में दूसरों के विचारों का विरोध करना, गणित के चिंतन को व्यवस्थित करना, सुदृढ़ बनाना और व्यक्त करना, या दंड आरेख यानी बार ग्राफ को देखकर आंकड़ों की व्याख्या करना। तो देखते हैं कौन से विकास के बारे में यहां पर जवाब आने लगे हैं। ओ ओ ओ 7 का सी, क्या बात, खूबसूरत जवाब। आपका तो जवाब ही नहीं, बहुत ही खूबसूरत जवाब सी एकदम, क्योंकि गणितीय चिंतन मैथमेटिक थिंकिंग को दिमाग में लगाना है, उसको मजबूत बनाना है, उसी को तो बॉर्नविटा पिलाना है, क्योंकि वो करेगा आपकी भीतरी शक्तियों का विकास। सुना है ना मैंने ऐसे कि जो करे आपको अंदर से मजबूत, तो भी मानसिक शक्ति मजबूत करने वाला च्यवनप्राश
और कोई भी बॉर्नविटा हो तो भिजवा देना, एड्रेस में बाद में दे दूंगा, वो कहीं नहीं मिलता, खुद ही करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मैं जरा एक घूंट पानी पी लूं। सर मेरी गाड़ी में बोतल पड़ी, पानी खिला दोगे? पीछे नहीं रखिए। ओके, माफ करिएगा। चलिए तो क्या देखते हैं, समकोण 180 डिग्री के बराबर होता है। एक सरल रेखा का कोण 90 डिग्री होता है। अधिक कोण का मान 75 डिग्री का बराबर होता है। या न्यून कोण का मान 85 डिग्री के बराबर होता है। और इतनी यहां पर तो आंसर की बुहार आने लगी है और आपका आंसर बड़ा खूबसूरत तरीके से छाने लगा है। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। समकोण क्या 180 के बराबर होता है? किसने कहा? ये तो 90 के बराबर होता है भैया। तो ये तो गलत हो गया, पहले साफ कर दो फिर बताता हूं। एक्स ये गलत हो गया। सरल कोण भैया 180 डिग्री का होता है, स्ट्रेट लाइन एंगल, ये तो लिंबा का लिखा है, गलत। अधिक कोण का मान कितना होता है? अधिक कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा होता है। लेकिन ये तो 75 है, ये तो इससे भी छोटा होगा, गलत। न्यून कोण जब भी होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो 90 डिग्री से कम 85 डिग्री एकदम सही लिखा है। तो चौथा जवाब एकदम करेक्ट है, क्योंकि न्यून कोण का मान 85 डिग्री के बराबर होता है। बहुत बढ़िया जवाब 8 का डी। बहुत ही खूबसूरती से आप लोगों के जवाब बढ़ रहे हैं, मजेदार तरीके से आप आंसर दे रहे हैं और खूबसूरती का साथ आपका जवाब मिला। एक और सवाल। कक्षा 3 के छात्र ने 35 को 3 से गुणा किया। यह उत्तर था 35 गुणा 5 बराबर 225। यानी ऐसे 35 में बच्चे ने कहा 3 से गुणा करो, उसने ऐसे लिख दिया तो उसने जवाब दिया 225। अब सवाल यह है कि भैया यह किस प्रकार की त्रुटि है? 1 यह त्रुटिपूर्ण कलन है। 2 यह पुनः समूहीकरण की त्रुटि है। 3 आधारभूत तथ्य की त्रुटि है। 4 यह गलत संक्रिया है। यहां पर आई ज्वाइन नाउ रेखा। ओके, वेलकम रेखा जी। तो 9th का सी मिल रहा है। मुझे आधारभूत की तथ्य की त्रुटि कौन बताया? ये बताया निमिषा सिंह डी। डॉली सिंह 9th का सी बता रही हैं। आप लोग क्या कहते हैं? बेसिक एरर। बहुत ही खूबसूरत जवाब डॉली का। यहां पर आप लोगों का भी जवाब ऐसे ही बढ़ना चाहिए दमखम के साथ, और लाइक जल्दी से चाहिए भाई। और दोस्तों इस वीडियो को भी तो आगे बढ़ाओ। ऐसे कब तक सुबह से शाम चलते रहेंगे तो आप ऐसे ही बनते रहेंगे। तो बढ़ाओ 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 और सवाल का उत्तर पाओ। सही जवाब गलत संक्रिया नहीं है। जिन्होंने डी कहा है सही जवाब सी है। डॉली एकदम सही कहा आपने। आधारभूत तथ्यों की त्रुटि इसको माना जाता है। एकदम सही पकड़े हैं आप। क्यों? पहली बात तो ये, भाई साहब पता नहीं कौन से मूड में थे जिससे वो सवाल दिया गया होगा। समझो, पता नहीं कौन से मूड में हो गए, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, सवाल को नहीं सुनता है। मेरा स्टूडेंट मेरे सवाल को नहीं सुनता है। उसने बोला 35 में 3 से गुणा करो। भाई साहब क्या कर रहे हैं? सच में नशा करके आए हैं शायद। 5 की गुणा कर दी। जो लिखा था वो नहीं दिया, जो लिखा था वो नहीं किया भाई साहब ने, जो नहीं लिखा था वो कर दिया। तो अगर बच्चा बोर्ड से क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन को गलत उतार लेता है तो भैया उसी को कहा जाता है आधारभूत तथ्य की त्रुटि, बेसिक एरर, गलती। आधारभूत तथ्य की त्रुटि में क्या आता है? बच्चे को पहाड़ा नहीं आता, बच्चे को गिनती नहीं आती, बच्चे को छुआदाना जोड़ना घटाना नहीं आता, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर, पता लग गया ना कौन सा? ऑप्शन नंबर आपको मिल गया है ये, क्योंकि सही जवाब था इसमें 3 की गुणा करनी, तो उसने 5 की गुणा कर दी। और गुणा भी देखो कैसे करी। 5 पंजे 25 का 5 का हासिल लगे 2 और 5 दिए 15, पता नहीं 22 कैसे लिख दिया उसने। तो उसे गुणा करना भी नहीं आता है। तो मतलब वो बेसिक फैक्टर्स हैं, बेसिक एरर में वो जूझा हुआ है। हाँ आगे बढ़ते हैं। एक और, हाँ पेपर 1 2 दोनों हैं। 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल इनमें से किससे पूरा पूरा विभाजित होता है? अरे क्या खूबसूरत सवाल है, कितना खूबसूरत सवाल है। इस पर तो लाइक बनता है और शेयर बनता है। अगर आप इसको समझ रहे हैं तो लाइक शेयर जल्दी से पहुंचा दो आगे अपने घर तक, अपने चाचा को, मामा को, ताऊ को, भाई को, बुआ के लड़के को, फूफा के लड़के को, बुआ के लड़की को, अपने बीएड के दोस्त को, जितने भी हैं सबको कर दो शेयर जल्दी से। तो क्या 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल इनमें से किस से पूरा पूरा विभाजित होता है? देखते हैं जवाब। ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्लास मुस्कान। ओके, वेलकम। तो देखते हैं क्या मिला है आपका जवाब।
तो देखो दो क्रमागत संख्याएं हैं, जैसे क्रमागत का मतलब होता है कॉन्जुगेटिव, लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो देखते हैं, सपोज आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखिए। अब इन दोनों संख्याओं की गुणा करोगे तो 2 एकम 2, इन दोनों की गुणा करोगे 3 दूनी 6, इन दोनों की करोगे तो 4 पंजे 20, इन दोनों की करोगे तो 5 छंग 30, इन दोनों की करोगे तो 42। तो जितनी भी संख्या आप देख रहे हैं, जितनी भी संख्या आ रही है गुणा करने पर, वो सारी कैसी हैं? इवन नंबर है। ओके, आपका भी पहला क्लास थी। तो ये क्या है? ये सब इवन नंबर है। आपको तो पता है इवन नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इवन नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होता है। तो राइट ऑप्शन डी। क्लियर हो गया जी? सवाल में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चिंता का समस्या नहीं होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये रहा आपका सवाल। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यक्रम संबंधी अपेक्षाओं से मेल नहीं खाता? कौन सा है जो मेल नहीं खाता है? एक और, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना और व्याख्या करना, दैनिक जीवन के तर्कपूर्ण कार्य को गणितीय चिंतन के बीच संबंध स्थापित करना, संख्याओं की प्रक्रियाओं के मानक कलनों की सहायता से भाषा और सांकेतिक अंकनों का विकास करना, संपूर्ण के एक भाग को भिन्न के रूप में निरूपित करना और साधारण भिन्नों को क्रम में रखना। इनमें से आपको बताया रखना, सीटेट हमेशा इसको जरूर लगा देता बीच में जो गोला घुमा रहा हूं नहीं, और आप नहीं को पढ़ते नहीं और उत्तर दे देते हैं। तो नहीं को ध्यान में रखते हुए उत्तर को जवाब आपको देना है। क्वेश्चन, अपेक्षाओं से मेल नहीं खाता है कौन सा? वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना और व्याख्या करना, दैनिक जीवन के तर्कपूर्ण कार्य और गणितीय चिंतन के बीच संबंध स्थापित करना, संख्याओं की प्रक्रियाओं के मानक कलनों की सहायता से भाषा। अब देखो भाई क्या बात करता है यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं जल्दी साथ, ए ऑप्शन मिला, डी नहीं होगा। संपूर्ण के एक भाग को क्यों आप बच्चों को सिखाते नहीं है कि बेटा ये मैंने एक पिज्जा था, इस पिज्जा में से मैंने ये निकाल लिया, मेरे 1/4 1/4 मैं खा गई, तुम्हारे पास क्या बचा? बच्चा बोलेगा 3/4। तो भिन्न को प्रदर्शित तो करता है ना एक के पूरे भाग को। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। वह आंकड़ों को प्राथमिक स्तर पर बच्चा निरूपित नहीं कर सकता, वह उनको विश्लेषण नहीं कर सकता और ना ही उनको एक्सप्लेन कर सकता है। एक छोटा बच्चा, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक छोटा बच्चा एनालिसिस नहीं करता है। एकदम सही जवाब पकड़े हैं आप। एक और सवाल खूबसूरत सा, 50 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली के अनुसार किस तरह लिखा जा सकता है? ओ तो देखते हैं क्या मिलता है जवाब। कोई बात नहीं डोली, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मैं पानी पी लूं जरा, आप भी पानी पी सकते हैं। अब तक मैं भी पानी पीता हूं। ओके, वेलकम बैक। तो ये 50 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली के अनुसार किस तरह से लिखा जाता है? बोले सर जी इससे कोई हमारा मतलब थोड़ी है। इससे हमारा क्या मतलब? हम तो रुपए वाले आदमी और रुपए पैसे वाले आदमी, ये कहां से मिलियन शिलियन ले आए? लेकिन मैं नहीं हूं बच्चों, इसका जिम्मेदार ये सीटेट है, वो वाले दे देते हैं ऐसे सवाल। बता देता हूं। पहली बात मिलियन की बात, जैसे मेरे चैनल पर अभी कितने सब्सक्राइबर हैं? आपने कहा सर 117 के। समझना पूरी बात को। मैंने बोला मेरे चैनल पर कितने सब्सक्राइबर हैं? 117 के। और मैं आपसे बोलूं भैया ये मुझे इसको 1M बनाना है तो क्या करना होगा? मैं आपसे बोलूं मेरे चैनल पर 117 के हैं, के का मतलब 1000, और मुझे इसको 1M बनाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? आप लोगों से विनती करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल है तो देखते हैं। तो 117 के को 1M कैसे बनाया जाए? तो यानी अगर मैं 999 के भी लिखूंगा ना तब भी वो के ही है। जैसे मैं 1000 के करूंगा तो इट विल लुक लाइक 1M, यानी 1000 1 मिलियन, यानी शुद्ध भाषा में समझें तो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख रुपए। 10 लाख, हाँ बिल्कुल महेश बाबू। ओके ओके ओके, कैसे हैं आप? 1M बराबर 10 लाख के होता है। तो उसने बोला 50 मिलियन को, जब भाई 1 मिलियन 10 लाख के बराबर तो 50 की गुणा कर दूं 10 में तो कितना हो गया? ये हो गया 500 लाख। लेकिन कभी आपने देखा 500 लाख लिखा हुआ? कभी नहीं देखा होगा। हाँ 5 करोड़ जरूर देखा होगा। भाई 500 लाख थोड़ी बोला जाता है, लिखा तो 500 लाख भी है, लेकिन हमारी दार्शनिक पद्धति के अनुसार हम 500 लाख नहीं पढ़ते, हम हमेशा करोड़ पढ़ते हैं। 5 करोड़ 10 करोड़ है ना,
लाख नहीं पढ़ते, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा, अब समझ में आ रहा ना कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 5 करोड़, क्योंकि 500 लाख बराबर 5 करोड़ होते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 50 करोड़ थोड़ी होगा, 5 करोड़ होगा, ठीक है ना। राइट ऑप्शन ए। सबको समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल ये रहा, एनसीएफ 2005 में दी गई गणित की लंबी आकृतियों से क्या अभिप्राय है। ओहो हो, चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेल का सर्जन करना, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, या फिर एक अवधारणा के आधार पर दूसरी अवधारणा का निर्माण करना। यह सीटेट 2014 में भी प्रश्न आया हुआ है, ऐसा प्रश्न 14 में भी आया। अब इसका मीनिंग समझो पहले क्या है, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि आपको एक अवधारणा दी गई है और उसमें गणित की आकृति बनी। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने आयत बना दिया ऐसे, तो आपको आयत पता है कि आयत है, उसने कहा जैसे इसको लंबा किया जाए, जैसे उसको आकृति को बढ़ाया जाए, तो सपोज करते मैंने ये ऐसे बढ़ा दिया, तो आपने बोले सर जी सर जी सर जी अभी तक तो ये आयत था, अभी तो ये 2 भागों में त्रिभुज भी बन गया। तो एनसीएफ कहता है कि जैसे आप आकृति को इंक्रीज करते हो, बढ़ाते हो, लंबी करते हो, तो उसमें नई संकल्पनाएं जुड़नी शुरू हो जाती हैं, और यही सही जवाब है, द राइट ऑप्शन, कि एक अवधारणा के आधार पर दूसरी अवधारणा का निर्माण करना ही कहलाता है गणित की लंबी आकृतियों से अभिप्राय। एक और सवाल, निम्न में से कौन सा गणित के बारे में सत्य है। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता। ओहो, बहुत ही प्यारा सवाल। इसका जवाब जो देगा मैं समझूंगा कि यस वो सच में ही गणित पढ़ता है। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या का पता नहीं लगाया जा सकता। क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर 1 होता है, या 2 यौगिक संख्याएं सहभाज्य हो सकती हैं। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। समझ लो सवाल का जवाब डी, 2 यौगिक संख्याएं सहभाज्य हो सकती हैं, यह सत्य है। ओके, सहभाज्य को प्राइम नंबर जानते हैं ना सभी लोग, मैं इनका मीनिंग बता दूं पहले, अब चलो समझ लेते हैं। पहले हम पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और आई कैसा होता है, माइनस का एन से स्टार्ट होता है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू n, ये है। अगर मैं आपसे सबसे छोटे पूर्णांक की बात करूं, ऋणात्मक पूर्णांक की, तो सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है, पता ही नहीं है। पता है क्या सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी है, पता है, 1 होती है माइनस का, तो इसको तो हम ज्ञात कर सकते हैं, ये तो -1 है, गलत लिखा है। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या को होती है +1, इसका भी पता है हमें, ये भी गलत लिखा है। अब बात करते 2 क्रमागत विषम संख्याएं, आपने लिखी 2 1 2 3 4 5 6, तो क्रमागत की बात करते हैं तो विषम संख्याएं, तो 1 3 5, तो क्रमागत कौन सी हुई, 1 3 और 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो 2 होता है। हाँ जी, ये भी गलत लिखा है। अब 2 यौगिक संख्याएं, यौगिक मींस बोलते हैं कंपोजिट नंबर, यौगिक होते हैं कंपोजिट नंबर, जिनको आप कहते हैं कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। तो 2 भाज्य संख्याएं सहभाज्य हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, जैसे कि आपने लिखा 9 और 16, देखो 9 भी भाज्य संख्या है, कंपोजिट 3 3 9, और 16 भी है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, लेकिन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ये सहभाज्य यानी को प्राइम नंबर्स हो सकती हैं, इसलिए सही जवाब था डी। उनमें से सत्य बोला तो सत्य डी है, और कोई सा भी सत्य नहीं है। ये सवाल बहुत अच्छा था क्योंकि इसमें प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, अभी स्टार्ट हुआ है शिखा, एक और चलेगा चलेगा, टेंशन बड़ा आगे तक चलेगा, डोंट वरी, क्लास में बड़ा चलेगा। परिमोत्तर प्रश्न 9 - 5 = 0 के लिए संबंधित मुक्त उत्तर प्रश्न है। 4 प्राप्त करने के लिए 9 में से क्या घटाया जाए। ऐसी 2 संख्याएं लिखी जिनका अंतर 4 हो, मगर अगर 5 को एक संख्या से घटाया जाता है तो 4 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। 2 संख्याओं का अंतर 4 है, यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या है। ओके, देखते हैं। तो परिमोत्तर प्रश्न 9 - 5 =
क्या के लिए संबंधित मुक्तोत्तर प्रश्न बताओ। 4 प्राप्त करने के लिए 9 में से क्या घटाया जाए। ऐसी 2 विषम संख्याएं लिखिए जिनका अंतर 4 हो। अगर 5 को एक संख्या से घटाया जाता है तो 4 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। देखो समझने की बात है, पहले समझो मुक्तोत्तर प्रश्न क्या होते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस में भी बताया है कि 2 तरह के प्रश्न माने जाते हैं, मुक्तोत्तर और, हाँ देखो कुछ ऐसा ही लग रहा है जैसे आपके सामने रखा हुआ है। तो यहां पर पेडागॉजी भी है, दोनों हैं, पूरा प्रैक्टिस सेट है ये 30 नंबर का, जिसमें 15 पेडागॉजी और 15 कंटेंट के क्वेश्चन है। तो उसने बोला 5 - 9 - 5 बराबर 4 होता है। तो उसने बोला इसके लिए मुक्तोत्तर, इसके लिए ऐसा प्रश्न लिखो जो ओपन एंडेड हो। तो 4 प्राप्त करने के लिए 9 में से क्या घटाया जाए। 9 में से मैं क्या घटाऊं कि 4 हो जाए। आपने कहा सर 5 घटाना पड़ेगा, फिक्स आंसर है। और अगर किसी चीज का एक फिक्स आंसर होता है तो वो क्लोज एंडेड होती है, ओपन एंडेड नहीं होती। ऐसी 2 विषम संख्या लिखो जिनका अंतर 4 हो, बिल्कुल लिख दो। 9 - 5, 7 - 3, 5 - 1। क्या ये सारी संख्या नहीं है जिनको घटाने पर 4 आएगा। तो जब एक प्रश्न के मल्टीपल आंसर हों और सारे के सारे सही हों, उन्हीं सब को कहा जाता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओके, हाँ बहुत बढ़िया। और अगर एक ही उत्तर आता है जैसे इसमें था, अगर 5 में संख्याओं को घटाया जाता है, अगर 5 को एक संख्या से घटाया जाता है तो 5 को एक संख्या से घटाया जाता है तो 4 प्राप्त होता है। तो 5 को किसी संख्या से घटाया जाए तो 4 प्राप्त होगा। तो x का वैल्यू 9 हो गया, जो कि फिक्स है, ये वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो अगर एक ही आंसर है तो वो क्लोज एंडेड और मल्टीपल आंसर्स हैं तो वो ओपन एंडेड होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल, एक और आपके स्क्रीन पर ले रहा हूं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। चलो देखते हैं, सवाल बड़ा अच्छा सा लिखा है। 5/12, 7/8, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9 का योग क्या है। 1 मिनट रुकना, भी सवाल गलत है थोड़ा सा, आगे इस पे आ जाओ। वो डिजिट चेंज नहीं हुई, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई है मुझसे। निम्न में से कौन सा प्रश्न मुक्तोत्तर प्रश्न, ये आपको बताना है। फिर वही सवाल है, ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन सा होगा। कोई ऐसी 2 संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। आप 3 को गुणा 15 ज्ञात करने के लिए एक संख्या का रेखा का प्रयोग कीजिए। 15 से 3 को हल कीजिए, या फिर आप 15 से 3 को गुणा कैसे करेंगे। तो देखता हूं आपका जवाब क्या मिलता है। देखो समझने की बात करो, 15 को 3 से गुणा ऐसे करेंगे, 15 × 3 = 45। आप 15 को 3 से हल करोगे तो 15 में 3 का भाग कर लो, 5 आ गया। आप इसकी बात करेंगे 3 की 15 में गुणा करो, 45, उसको संख्या रेखा पर डिनोट कर दो, हो जाएगा, एक ही जगह आएगा। लेकिन ऐसी 2 संख्याएं लिखो जिनका गुणनफल 45 है। तो बच्चा बोला ठीक है जी, लिख देते हैं। आप लिखो जी 1 × 45, उत्तर एकदम सही। अरे वाह, आपने कहा सर 5 × 9, बिल्कुल सही। आपने कहा 3 × 15, ये भी सही। तो बच्चा एक प्रश्न के मल्टीपल आंसर दे सकता है, और जब वो आंसर मल्टीपल देता है तो समझ लेना वही उसका मुक्तोत्तर प्रश्न है और सारे उत्तर सही होंगे। इस बात को आप समझ लीजिएगा। समझ गए। एक और सवाल ये रहा। रेशमा फल विक्रेता से 2 दर्जन केले खरीदे। अगर एक केले की कीमत ₹2.25 है तो 2 दर्जन केले की कीमत बताओ, क्या होगा। आसान सवाल, इससे आसान शायद कुछ नहीं। तो देखते हैं क्या मिला। रेशमा ने फल विक्रेता से 2 दर्जन केले खरीदे। अगर एक केले की कीमत ₹2.25 है तो 2 दर्जन केलों की कीमत क्या होगी, ये आपको बताना है। 540, 54, ₹4.5, ₹5.40। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। बहुत ही आसान सवाल आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है, जवाब का इंतजार। रेशमा परचेज्ड 2 dozen of bananas from fruit sellers. If a banana cost ₹2.25, what will be the cost of 2 dozen bananas? तो भाई एक केले का मूल्य है ₹2.25। 2 दर्जन केले हो जाएंगे, 12 × 2 बराबर 24। केले का मूल्य गुणा ₹2.25। 24 दूनी 48 प्लस 24 का चौथाई 6, ₹54। सही जवाब भी खूबसूरत 54। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से जवाब दिया आपने। बहुत ही उम्मीद, बहुत ही खूबसूरती से आपके जवाब जब मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। निम्न में से कौन सा प्रश्न मुक्तोत्तर प्रश्न है, ये और आपको एक बताना है। इनमें से कौन सा प्रश्न, गुड इवनिंग अंशुल, इनमें से कौन सा प्रश्न मुक्तोत्तर प्रश्न माना गया है,
तो देखते हैं, एक आयत का परिमाप 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के समान है। आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई से 6 सेंटीमीटर कम है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। एक आयत का परिमाप 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के समान है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? एक आयत का परिमाप 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के समान है। यदि आयत की लंबाई वर्ग की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी? एक आयत का परिमाप 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के समान है। यदि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुना अधिक है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। सवाल आपके समक्ष है। Anshu, you are from class. Okay, Anshu, welcome. If you are from 9th class, so it's very tough to understand that particular task just because of it is a task from the pedagogy also. So I think, okay, well, you join, you're welcome. Next question. देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। A, B, 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 C, 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 C मिल रहे हैं। ओहो, समझ लो सवाल को जवाब। एक देखो भाई, पहली बात सुनना, जब भी कंडीशन होंगी, जब भी आपको कंडीशन दी होंगी, तो एक बात हमेशा याद रखना, कंडीशन में हमेशा उत्तर फाइनाइट होता है। जब कंडीशन नहीं दी होती है तभी उत्तर नॉन फाइनाइट होगा, तभी उत्तर ओपन एंडेड हो सकता है, जब कंडीशन ना दी हो। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिला। तो यहां पर देखा आपने, एक आयत का परिमाप 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के समान है, बिल्कुल। अब उसने बोला कि एक आयत का परिमाप 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के समान है, कोई बात नहीं है, परिमाप था 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर, वर्ग ये हो गया। 6 सेंटीमीटर भुजा थी तो इसका वर्ग का परिमाप हो गया 24, तो आयत का भी 24 ही है। पहले मैं ऑप्शन नंबर 2 ही ले रहा हूं। आयत का परिमाप 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के समान है। आयत की लंबाई चौड़ाई क्या होगी? यानी उस आयत का परिमाप भी 24 है। आयत का परिमाप होता है 2 × L + B बराबर 24, और आपने कहा तो भैया L + B बराबर क्या हो गया? बराबर 12। L + B बराबर 12 आपको मिल गया है। L + B 12, तो भाई ये तो कोई भी कॉम्बिनेशन, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है। तो उसने कहा बच्चे ने, सर जी एक आप करो, L बराबर एक तो 1 11 हो सकते हैं ये। उसने बोला सर 2 और 10 भी हो सकते हैं। उसने बोला सर ये 3 और 9 भी हो सकते हैं। उसने बोला सर ये 4 और 8 भी हो सकते हैं। कोई सी भी लंबाई को आप को ले लो, यही उत्तर आएगा, क्योंकि कंडीशन नहीं है। लेकिन जब कंडीशन बन जाती है सामने तो क्या दिक्कत आती है, तो हम आपको बता देते हैं। कंडीशन जब आएगी कुछ इस तरह से कि एक आयत का परिमाप 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के समान है, तो आयत की लंबाई चौड़ाई इसकी लंबाई से 6 सेंटीमीटर कम है, तो भी कंडीशन लगाते रहो। 24 हो गया ये वाला फॉर्मूला। उसने बोला कि आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई से 6 सेंटीमीटर कम है। अगर आयत की लंबाई x है तो चौड़ाई x - 6 है। फॉर्मूला पुट कर उत्तर निकाल लो, तो आपको x का वैल्यू मिलेगा, फिक्स मिलेगा, नो, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो जहां पर कंडीशन फिक्स हो जाए वहां पर याद रखना क्या क्वेश्चन होता है, उसको बोलते हैं क्लोज एंडेड, और जहां कंडीशन ना हो वहां पर ओपन एंडेड। तो राइट ऑप्शन बी इस सवाल का होगा। ग्रेट आंसर। एक और लिया जाए। आहा, आनंद की प्राप्ति आप कर रहे हैं। एक और सवाल ये रहा। क्वेश्चन है 225 जमा 25 गुणा 24 डिवाइड बाय 25 - 5 को सरलीकृत करो। जल्दी से करके बताओ जरा क्या होगा, नहीं तो मैं कर देता हूं जल्दी से। कुछ नहीं करना है, पहले करते हैं ये वाला, फिर करते हैं ये वाला, दोनों का करते हैं भाग, बाद में करेंगे जोड़, क्योंकि ऐसे ही कहते थे हमारे बोर्ड मास वाले अंकल जी। तो 25 में 24 की गुणा नहीं कर रहे हैं, पहले ऐसे लिख देते हैं 25 गुणा 24, क्योंकि भाग ही कर लेते ना सीधा 20, ऐसे है ना। तो क्या हुआ, 225 जमा 25 गुणा 24 बटा 20। 5 से काटें तो 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 और 4 से काटे 6 चंग 24 और 6 पंजे 30। तो 225 गुणा 30 0। सवाल में कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे तो आपका। दो 225 हो ओके, मैंने अच्छा निशान गलत लगा दिया मैंने। मैं जब भी तो कह रहा हूं कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सही है भाई, 225 + 30 बराबर 255। ओके, करेक्ट जवाब डी ऑप्शन। हम कह रहे हैं गुणा कैसे लग गई। ओके, सही सवाल 255, बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब ने दिया है। डी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़े, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। पुनीत प्रकार के प्रयोग से दिए गए व्यास का वृत्त बनाता है, निम्न में से कौन सी उपलब्धि को दर्शाता है? 1 स्वभाव लक्ष्य,
सामाजिक लक्ष्य, विषय वस्तु लक्ष्य, प्रक्रियात्मक संबंधी लक्ष्य। तो याद रखना, स्वभाव लक्ष्य क्या होता है, उसको बोलते हैं आप नेचुरल गोल। उसके नेचर के गोल क्या हैं? सामाजिक लक्ष्य का मतलब क्या होता है, उसके सोशल गोल कौन से हैं? विषय वस्तु का मतलब कंटेंट जो आप पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में वो, या प्रक्रिया संबंधी लक्ष्य। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। ओके, हाँ वो प्लस कर दिया है ध्वनि, वो कर दिया है मैंने। तो प्रक्रियात्मक संबंधी लक्ष्य क्या हुआ, आपने देखा विषय। देखो, अगर बच्चे को बोला जाता कि व्रत बनाओ तो वो प्रक्रियात्मक होता, प्रोसेस होता, लेकिन उस बच्चे को बोला गया है कि प्रयोग से दिए गए व्यास। अब जैसे ही व्यास आया तो दिमाग में आया व्यास तो गणित के टर्म में, तो जैसे गणित की टर्म को आप यूज करेंगे तो आप हमेशा कंटेंट संबंधी, विषय वस्तु संबंधी गोल को प्राप्त करेंगे। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, कि भाई विषय वस्तु संबंधी लक्ष्य इसको माना गया है। बहुत ही बढ़िया से सवाल के जवाब आप दे रहे हैं, दैट्स ग्रेट। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे जो आपको सही और गलत के जवाब देकर जाएंगे। एक, 43.2 किलोग्राम बराबर 4320 ग्राम है। एक घनाभ के 8 शीर्ष होते हैं, 0.3040 और 0.3040 समान है। यह 17 मिलीमीटर बराबर 1.7 सेंटीमीटर। विच वन आपके अकॉर्डिंग इज द राइट ऑप्शन? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। 22वां सवाल चल रहा है, 19 का डी चंद्र कह रहे हैं। क्या बात है चंदन, वापस आओ। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, आपको देना सही कौन सा नहीं है, याद रखिएगा। तो देख लेते हैं आपका जवाब कौन सा सही नहीं है। तो हम नीचे से चलते हैं, अप डाउनवर्ड चलते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो भाई 1.7 में कितने हो गए, गुणा 10 की कर दें तो इतना ही बनेगा, 17। सही जवाब एकदम, ये सही लिखा है। ये दोनों एक जैसे होते हैं, बिल्कुल साफ लिखा, सेम है। लेकिन एक घनाभ के 8 शीर्ष होते हैं, शीर्ष को बोलते हैं वर्टेक्सेस, शीर्ष को बोलते हैं वर्टेक्सेस। तो उस घनाभ कुछ इस तरह से होता है, और आपको बता दें इस घनाभ की प्रॉपर्टी का कोना तो बन ही नहीं रहा है, चलो ऐसी होती है कुछ, जिसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कोने, 12 भुजाएं, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भुजाएं और 6 फेसेस होती हैं। इस फॉर्मूले को हमारे एक भाई साहब हुए जिनको यूलर नाम से जाना जाता है, यूलर, नाम लिख देता हूं यूलर। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि किसी से भी आकृति के बहुभुज के E+2 = F+V होता है। याद रखिएगा इसको, ये कई बार पेपर में पूछा जा सकता है। E+2 = F+V। आप किसी की भी भुजा निकालना चाहें, फलक निकालना चाहें, कुछ भी निकालना चाहें, और आपको कुछ चीजें पता हो तो यू विल गेट दैट आंसर आसानी से। जैसे कि आपको यहां पर दिया गया ना, एज कितनी, मुझे नहीं पता एज कितनी है, लेकिन आपको पता लगा वर्टेक्स कितनी है 8, फेस कितनी है 6, पुट कर दो इसमें फॉर्मूला देखो, E+2 बराबर 6 + 8 14, तो E बराबर 12, और मैंने 12 ही गिन के बताई ना एजेस। तो इसको यूलर साहब ने दिया था, यूलर उनका नाम था जिन्होंने इस फॉर्मूले को डेवलप किया है ग्राफ थ्योरी में। इसको आगे पीछे करके कैसे भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। बात करते हैं इसकी, 43.2 किलोग्राम, आप सभी जानते हैं 1 किलो में 1000 ग्राम होते, तो 43 में कितने होंगे, 43,000, और 43,000 ग्राम तो ये हो गए, और 2 में मतलब 200, तो 43,200 होना चाहिए ना। यहाँ 4,320 ग्राम लिखा है, तो कुल 4 किलो ही हो गया। गलत लिखा है ना, हाँ तो करेक्ट कर लो इसको, ये गलत है, बाकी सब सही है। वैसे ज्यादा तो कटिंग पटिंग से हो रही होगी तो समझ में तो नहीं आ रहा होगा ज्यादा क्या लिखा, पर सही लिखा जो भी लिखा है, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, आगे बढ़ते हैं, लिखा रहने दो जैसे भी लिखा हुआ, आगे काम आएगा। बानी सामान्य और दशमलव भिन्नों, एक से छोटी और बड़ी दोनों को, यानी वो एक से छोटी संख्या को भी और एक से बड़ी संख्या को भी एक संख्या रेखा पर निरूपित करना जानती है, वह किस अवस्था में है। मतलब मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि सर जी एक बार बताओ, एक बार मास्टर जी ने पूछा और बात कहां हुई, एक मास्टर ने टिल्लू से सवाल पूछा, अच्छा टिल्लू को बताओ एक आदमी के 4 गाय हैं तो उसकी उम्र कितनी है। एक आदमी के 4 गाय हैं, उसकी उम्र कितनी है। बोला जी 35 साल। बोला जी नहीं 35 साल। बोला अच्छा कैसे। बोला जी हमारे यहाँ एक पूरा पागल है, उसकी 70 साल है, तो ये तो आधा ही पागल लग रहा, तो इसकी 35 साल होगी। तो कंडीशन ये है, मतलब वो मत पूछना कि कौन सी अवस्था में सर कितनी उम्र का, उम्र नहीं, स्टेज पूछिए, गणित की स्टेज कौन सी है, संक्रियात्मक, प्रारंभिक, मात्रात्मक, विभाजनात्मक।
कौन सा है? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिला है। याद रखिएगा, जब भी कोई बच्चा किन्हीं भिन्नों में अंतर स्थापित करने लग जाता है, एक से छोटी और बड़ी संख्याओं के बारे में जानकारी लेनी शुरू कर जाता है, संख्या रेखा पर डिनोट करता है, तो दैट पर्टिकुलर गाय इज ऑन ऑपरेशनल स्टेज। दैट इज ऑपरेशनल स्टेज। वो संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जब वो चीजों में छोटा बड़ा जानना शुरू कर देता है। इट इज ऑपरेशनल स्टेज। वेरी गुड। वकील कैसे हैं? बहुत दिनों बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। सही जवाब ए। एक और सवाल, 24वां प्रश्न, 30 कराऊंगा पूरे। अगर चार इतना आसान सवाल तो सीटेट वाले भी नहीं देंगे जितना ललित मास्टर जी ने दे दिया है। देखो क्वेश्चन है, एक मग पानी से एक बाल्टी भरी जाती है, तो ऐसी बाल्टियां कितने मग पानी में भर जाएंगी? 5। तो आपने कहा सर 5 बाल्टी, एक बाल्टी में 4 मग बराबर 5 चौके 20 होते हैं। इतना आसान सवाल कैसे आ गया? क्योंकि 30 पट्टी सेट है, 30 क्वेश्चन बने हुए हैं, और जब 30 क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं तो उसमें हर तरह के प्रश्न का लेवल रखा जाता है। उसमें लो लेवल भी और हाई लेवल भी और मिड लेवल भी, यानी मॉडरेट, लो एंड हाई, तीनों तरह के प्रश्न रखे जाते हैं, जिस यहां पर रखे हुए हैं। ओके, एक और सवाल। एनसीएफ, कोई भी प्रश्न पत्र बने उसमें एनसीएफ से सवाल ना है तो ये तो क्या हो जाएगा? ये तो अत्याचार हो गया ना, ये तो अत्याचार हो गया ना। तो अत्याचार नहीं होना चाहिए। बच्चे सूत्रों के अभ्यास में शामिल होते हैं और उन पर कार्य का प्रदर्शन और परीक्षाओं का दबाव बना रहता है। गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का एक भाग होता है। बच्चों को दैनिक अभ्यास के माध्यम से गणित सीखने के लिए बाध्य किया जाता है, या बच्चे श्रोता होते हैं और शिक्षक सक्रिय वर्णन करता होता है। जैसे कि अभी मैंने देखा काशीपुर वाले बाबा की जप नाम कि बस बाबा बैठे हैं, बाबा जाने मन की बात, बाबा बस बोलेंगे, भक्तगण सुनेंगे। ऐसा माहौल क्लास में होना चाहिए क्या? नहीं। सीटेट का ही तो चल रहा है, सीटेट चल रहा है, सिखाइए। तो क्या हुआ? ये तो बिल्कुल गलत हो गया कि बच्चे एक्टिव ना रहे, सिर्फ मास्टर एक्टिव रहे, तो गलत है। दूसरा, बच्चे दैनिक अभ्यास के माध्यम से गणित सीखने के लिए बाध्य, भाई बच्चों को बाध्य नहीं कर सकते, आप नेगेटिव वर्ड नहीं, बच्चों के खिलाफ नहीं सुनूंगा मैं कुछ भी, और बाध्य कैसे कर दोगे आप? बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरा, बच्चे श्रोता सूत्रों के अभ्यास में शामिल होते हैं, अरे दबाव तो बच्चा कभी माना है जो मानेगा नहीं, लेकिन गणित बच्चों के जीवन का अनुभव का एक भाग होता है। एकदम करेक्ट आंसर है। हाँ, मैं तो हर जगह। अच्छा, आशीष कह रहे हैं हेलो सर, यहां भी आप। मैं तो हर जगह हूं, यहां वहां जहां तहां सारा जहां देख लिया। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल, अपहरण 1:45 से 2:25 पहले कितना समय होगा? अपहरण को बोलते हैं पीएम, पोस्ट मेरिडियन। एएम को बोलते हैं एंटी मेरिडियन, यानी दोपहर से पहले। पोस्ट मेरिडियन मतलब दोपहर के बाद। तो एएम पीएम को समझ लीजिएगा। सवाल है आपके सामने कि अपहरण 1:45 से 2:25 पहले कितना बजा होगा? तो भाई अपहरण की बात करते तो तुम्हें घड़ी याद आती है और रेलवे की बड़ी याद आती है, और जैसे रेलवे की याद आती है तो समझ लेना कि रेलवे क्या कहती है कि मेरे पास एएम पीएम नहीं चलता, मेरे पास सीधा 24 घंटे बचता है। तो क्योंकि जब भी आरआर की बात करते हैं, दोपहर बाद की बात करते हैं, तो रेलवे उसमें 12 जोड़ के बताता है। अगर मैं इसे रेलवे के अकॉर्डिंग डिनोट करूं तो ये 13:45 का समय होगा, 13:45 आवर्स। तो आपको बस 13:45 आर ही करना है, ठीक है ना। अब देखते हैं 2:25 पहले घटा दो इसमें 2:25, तो कितना बचा? 20। अब यहां पर बचा 13 में से 2 के 11, तो 11:20 AM, यानी AM एंटी मेरिडियन, पूर्वाहन। तो पूर्वाहन 11:20। ओ पहला ही सवाल आपको जवाब मिल गया, आंसर सही जवाब ए, करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपके समक्ष मैं रख रहा हूं, तो देखते हैं आपका जवाब क्या मुझे बताता है कुछ खास। तो लेट्स सी योर न्यू क्वेश्चन। ये रहा, उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों को व्यवस्थित करना केंद्रित किस पर होता है? 1. आंकड़ों को संग्रह करने की विधियों पर, आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण और व्याख्या पर, केवल आंकड़ों की व्याख्या करने पर, या फिर केवल आंकड़ों के वर्गीकरण पर? किस पर होता है? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। जल्दी से आंसर चाहूंगा आपका, तो जवाब देखते हैं क्या मिलता है। ए बी सी डी सभी लोगों के अपने अपने आंसर आते हैं, लेकिन बता दूं क्योंकि प्राथमिक स्तर की अगर हम बात करते सिर्फ इस वाले में, अगर ये प्राइमरी लेवल होता तो हम बात करते कि बच्चा प्राथमिक स्तर पर है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चा क्या करता है भैया? प्राथमिक स्तर पर तो बच्चा छोटी छोटी बातें करता है,
वो सिर्फ छोटे छोटे काम करता है कि वो सिर्फ आंकड़ों को इकट्ठा कर सकता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करेगा। लेकिन बात उच्च प्राथमिक की है तो बच्चा क्या कर सकता है, वह बच्चा आंकड़ों का संग्रहण इकट्ठे कर सकता है, उन्हें क्लासीफाई कर सकता है, उनकी व्याख्या भी कर सकता है, क्योंकि बच्चा 6 से 8वीं क्लास में है। इज इट क्लियर? तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। एकदम सही जवाब आपने दिया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है आपका। खूबसूरत जवाब। एक और 28वां प्रश्न। प्रियांशु के पास 780 रुपए थे, उसने 450 रुपए रेल के किराए में और 200 रुपए भोजन पर खर्च कर दिए, उसके पास कितने रुपए शेष बचे? तो देखते, प्रियांशु के पास 780 रुपए थे, उसने 450 रेल के किराए में और 200 रुपए भोजन पर खर्च कर दिए, उसके पास कितने रुपए बचे? अरे कितना आसान सवाल है। 780 रुपए थे भैया के पास, उसने 450 रुपए एक जगह खर्च कर दिए, 200 रुपए एक जगह खर्च कर दिया, बेचारे के 650 रुपए खर्च हो गए। अब 780 में से 650 निकाल दिए तो 130 रुपए बचे उसके पास। है जी, यही है ना सवाल? क्या बात है, आप भी समझदार हो रहे हो, मतलब मेरी तरह समझदार हो रहे हो, मतलब एकदम तेजी से आंसर देते हो। बहुत बढ़िया, ऐसे ही उत्तर देना है आपको। बहुत खूबसूरत जवाब। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। सीबीएसई ने किस महान गणितज्ञ के जन्म दिवस को गणित यानी GANIT ग्रोइंग एप्टीट्यूड इन न्यूमेरिकल इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सप्ताह के रूप में मनाने की घोषणा की? अभी मना है पीछे। ए आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, श्रीनिवास रामानुजन, भास्कर। इनमें से कौन से वो महान गणितज्ञ है जिनके जन्म दिवस को गणित GANIT यानी ग्रोइंग एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल इनोवेशन एंड ट्रेनिंग के रूप में मनाया जाता है? ओके तो आपने कहा ए आर्यभट्ट, नहीं, उनका नाम है श्रीनिवास अय्यर रामानुजन। बहुत ही खतरनाक गणितज्ञ भारत के। 32 वर्ष की ही आयु में निधन हो गया, चेन्नई के थे। साथ साथ मैं आपको बता दूं, इन महान गणितज्ञ के नाम पर ही 2015 से सीबीएसई के जितने भी एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनमें घोषणा हुई कि इस पूरे सप्ताह को कब से 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक वर्ष गणित सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। किसकी याद में? श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में। और बता दें, क्योंकि 22 दिसंबर पर इसका एंड इसलिए किया गया क्योंकि 22 दिसंबर को ही श्री रामानुजन का जन्म दिवस होता है और इसी दिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में भी घोषित किया गया है। ठीक है ना? नेशनल मैथमेटिक डे, याद रहेगा, राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक डे, इसके नाम पर ही, इनके नाम पर ही माना जाता है, रामानुजन जी के नाम पर। तो बहुत बड़ी कहानी है। और इतने बड़े गणितज्ञ थे, इन्होंने किया था काम इनफाइनाइट सीरीज पर, अनंत श्रृंखला पर, और नासा में भी इनके एल्गोरिथम यूज होते हैं, इस बात को समझा दें। प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर उन्होंने बहुत काम किया। इसके साथ साथ आपको एक चीज और बता दें दोस्तों, आर्यभट्ट साहब के बारे में भी शायद आप सब लोग जानते होंगे। ऐसा तो नहीं है कोई आर्यभट्ट साहब के नाम बारे में ना जानता हो। तो आर्यभट्ट साहब की बात बताएं तो आर्यभट्ट साहब ने भी कुछ काम कम नहीं किया। 0 और पाई और 10 गीतिका जैसे महान गणित ग्रंथ की रचना इन्होंने कर डाली। साथ साथ में ब्रह्मगुप्त जी की बात करें, ब्रह्मगुप्त जी भी बीज गणित के प्रकांड पंडित थे, इन्होंने राजस्थान के थे, इन्होंने भी कुहक नाम के गणित ग्रंथ की रचना की और चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, हिरॉन्स फॉर्मूले को डेवलप करके उन्होंने वृत्तीय चक्रीय चतुर्भुज का फॉर्मूला इजाद किया जो बहुत फेमस हुआ। और भास्कर जी जो थे वो तो सब जानते हैं, भास्कर भी बहुत अच्छे बीज गणित के लेखक थे, उनकी रचना लीलावती के नाम से मशहूर है। बहुत बढ़िया। 10 गीतिका, इनकी बुक का नाम है 10 गीतिका, इनकी पुस्तक का नाम है 10 गीतिका। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ें, एक और सवाल। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 1, 2, 5, 10, 17, 26 में अगली संख्या ज्ञात करो, कौन सी होगी? 1, 2, 5, 10, 17 और 26 में अगली संख्या ज्ञात करो, कौन सी होगी, ये आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। 33, 37, 39 या 108। तो लॉजिक लगाओ और दिमाग लगाओ, क्या जवाब मिलेगा आपको। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप?
तो देखते हैं जवाब क्या मिला है। 1, 2, 5, 10, 17, 26 में अगली संख्या कौन सी होगी ये आपको बताना है। तो देखो भाई, अगर मैं अंतर भी देखूं 1, 2, 5, 10, अरे समझ में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे। देखो 1 में 1 जोड़ा तो 2 आया है ना, 2 में 3 जोड़ा तो 5 आया, 5 में 5 जोड़ा 10 आया, 10 में 7 जोड़ा तो 17 आया, 17 में 9 जोड़ा तो 26 और 26 में 9 11 जोड़ेंगे तो 37। तो आपने क्या देखा, हर बीच में संख्या में ऑड नंबर से नंबर ऐड होते जा रहे हैं, तो 37 आना चाहिए। हेलो सभी को मेरा नमस्कार। 37 जवाब आपने दिया है और खूबसूरती से आपका जवाब जब मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो 37 एकदम सही जवाब है आपका, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आपका सवाल या आपका जवाब गलत है। एक सेकेंड में आपको कुछ बता देना चाहता हूं और एक सेकेंड रुकिएगा अभी। सर वो दूसरी पेन कर देना। ओके, तो कुछ और आपको बता दें। हालांकि सवाल तो मैंने यहीं समाप्त कर दिए हैं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। कुछ और इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगा तो आगे चलूंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करो सब्सक्राइब, फॉलो करो और दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करो। मैं देखूंगा कितने कमेंट्स आपके नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे मिलते हैं कि आपको